बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसराइल के अंदर कुछ दिन पहले एक एक्सरसाइज हुई है जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ था ब्लू फ्लैग 21 का। ब्लू फ्लैग एक्सरसाइजेज जो है वो इसराइल काफ़ी देर से कंडक्ट करता चला आ रहा है। आई बिलीव कि इसराइल ने इस एक्सरसाइज को सबसे पहले 2013 के अंदर कंडक्ट किया था। डेफिनेटली इसराइल अपने मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज तो करता चला आया है, लेकिन ये जो ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के अंदर इसराइल जो है वो दूसरे ममालिक को भी इनवाइट करता है, अपने लाइक माइंडेड ममालिक को जो है वो इनवाइट करता है और उनके साथ वो मिलके जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। इसराइल इससे पहले तुर्की के अंदर एक्सरसाइजेज के अंदर भी हिस्सा लेता आया था। एक मैं आपको बात बता दूं, तुर्की के अंदर जो एनातोलियन ईगल एक्सरसाइजेज होती थी उसमें इसराइल भी हिस्सा लेता था, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स भी हिस्सा लेती थी, लेकिन इसराइली पायलट्स जो थे वो पाकिस्तानी पायलट्स के साथ अपने आप को एंगेज नहीं करते थे। यानी कि जिस एक्सरसाइज के अंदर पाकिस्तानी पायलट्स होते थे, इसराइली पायलट्स जो थे उसको अवॉइड करते थे। डेफिनेटली ये पायलट्स के लेवल पे फैसला नहीं होता, ये ऊपर लेवल पे फैसला होता है और इसराइल जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को अवॉइड करती थी। बेसिकली इसराइल एयरफोर्स जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहती किसी भी किस्म का। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान एयरफोर्स के पास BBR मिसाइल्स नहीं होते थे। इसराइल के पास बहुत देर से BBR मिसाइल हैं। तो सबसे बेसिक बात तो ये थी कि इसराइली ये समझते थे कि अगर वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स के साथ जो है वो कोई कंडक्ट करेंगे एक्सरसाइज, डेफिनेटली तुर्की के अंदर ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट होती थी, तो अगर वो किसी भी पाकिस्तानी पायलट के साथ जो है वो एंगेज करते हैं अपने आप को, तो पाकिस्तानी पायलट्स जो है वो उनके BBR टैक्टिक्स को समझ सकते थे। तो इस वजह से इसराइली जो थे वो पाकिस्तानी पायलट्स के साथ बिल्कुल भी एंगेज नहीं अपने आप को करते थे। ये रिस्ट्रिक्शन इसराइल ने अपने ऊपर खुद से लगाई हुई थी। चले ये तो एक ऑफ टॉपिक बात होगी। असल आज का हमारा टॉपिक है ब्लू फ्लैग 21। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक्सरसाइज है ये इसराइल 2013 से कंडक्ट करता चला आ रहा है। 2013 के अंदर इसराइल ने सबसे पहले इटालियंस को इन्वाइट किया था और अमेरिकन को इन्वाइट किया था। ये एक्सरसाइज जो है बेसिकली बाई एनुअल एक्सरसाइज है, यानी कि हर 2 साल के बाद होती है। 2017 के अंदर इसराइल ने इस एक्सरसाइज को एक्सपेंड किया और इस एक्सरसाइज के अंदर उन्होंने अमेरिका के साथ साथ पोलैंड, इटली, ग्रीस और पहली दफा उन्होंने इंडिया को भी इसमें इनवाइट किया। 2017 के अंदर ही फ्रांस भी शामिल था। 2017 के अंदर उन्होंने जर्मनी को भी इनवाइट किया था। इंडियन एयरफोर्स ने 2017 के अंदर पहली दफा इस ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लिया। इस साल भी इंडियन एयरफोर्स जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रही है, लेकिन इस साल ये जो ब्लू फ्लैग 21 एक्सरसाइज हो रही है इसके अंदर ममालिक की तादाद बहुत ज्यादा है। इस साल एक्सरसाइज के अंदर जिन कंट्रीज ने हिस्सा लिया है उनके अंदर इसराइल, अमेरिका, जर्मनी, इटली, यूके, फ्रांस, इंडिया और ग्रीस शामिल है। अब ग्रीस की एंट्री इस एक्सरसाइज के अंदर आप समझ सकते हैं कि किस मुल्क के अगेंस्ट है। ग्रीस जो है वो तुर्की का एडवर्सरी है। ऑल्दो तुर्की और इसराइल के भी आपस में जो है वो ताल्लुकात हैं, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसराइली एयरफोर्स जो है वो एनातोलियन ईगल एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लेती चली आई है, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर इसराइल ने तुर्की को नहीं बुलाया, उन्होंने ग्रीस को इन्वाइट किया और इसराइल ने कहा कि ये जितनी भी हमारी ब्लू फ्लैग एक्सरसाइजेज हुई हैं ये उनमें सबसे बड़ी और मोस्ट एडवांस एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर इन तमाम ममालिक्स ने A to A ड्रिल्स की हैं, A to ग्राउंड ऑपरेशंस जो है उनको कंडक्ट किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज के ऊपर उन्होंने इस एयर एक्सरसाइज के अंदर काम किया है वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स के अगेंस्ट जो है उन्होंने वर्किंग की है, और किस तरह से एनिमी टेरिटरी के अंदर जाके तो है उन्होंने ऑपरेशंस करने हैं। डेफिनेटली जब आप एनिमी टेरिटरी के अंदर जाएंगे तो आपको एनिमी के सरफेस टू एयर मिसाइल्स का सामना करना पड़ेगा। A to एयर और A to ग्राउंड तो ठीक है, वो करते रहते हैं सारे, लेकिन एनिमी टेरिटरी के अंदर जाके जब आप ऑपरेशंस करने की बात करते हैं तो उसमें आपको सरफेस टू एयर मिसाइल्स का सामना करना पड़ता है। और डेफिनेटली जो मुल्क ये एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है यानी कि इसराइल, उसका मेन फोकस ये है कि उसने एनिमी टेरिटरी के अंदर जाके जो है वो बॉम्ब्स वगैरह गिराने हैं। अब इसराइल ने किस एनिमी टेरिटरी के अंदर जाके तो बॉम्ब्स वगैरह गिराने हैं। इसराइल और इजिप्ट की इस वक्त दोस्ती है, इजिप्ट हमला नहीं करेगा इसराइल के ऊपर। जॉर्डन जो है उसकी औकात नहीं है कि वो इसराइल के ऊपर हमला करे। सीरिया जो है वो ऑलरेडी अपनी वॉर के अंदर जो है वो इंगेज है। लेकिन मैं आपको सीरिया की बात बताऊं, इसराइल कहता है कि मेरा सबसे बड़ा जो इस वक्त दुश्मन है वो ईरान है, या ईरान से उसको बहुत ज्यादा हर वक्त कंसर्न्स रहते हैं। उसकी रीजन ये है कि ईरान की प्रॉक्सीज जो है वो सीरिया के अंदर काम कर रही हैं, और इसराइल को पता है कि अगर मैंने ईरान के ऊपर कोई ना कोई हरकत की तो ईरान अपनी जो सीरिया के अंदर प्रॉक्सीज हैं उनके जरिए से मुझे जो है वो बहुत ज्यादा तंग करेगा। इस वजह से इसराइल जो है वो सीरिया के अंदर यानी कि शाम के अंदर ऑपरेशंस कंडक्ट करता है। इस वजह से इसराइल जो है वो ईरान को जो है वो क्रिटिसाइज करता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, इसराइल खुल्लम
खुला जो है वो ईरान को धमकियां देता है। हो सकता है मैं आपको आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दूं, लेकिन इजराइल खुल्लम खुला धमकी देता है कि वो उसने जो है वो ईरान के ऊपर जाके हमले करने हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इजराइल ऐसी हरकतें करता चला आया है। उसकी किसी मुल्क के साथ जंग ना भी हो तो वो उस मुल्क के अंदर जाके तो हमले करता है। 84 के अंदर इजराइल ने इराक के एक न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर जो है वो हमला कर दिया था, जबकि इराक और इजराइल की कोई जंग भी नहीं थी। और इजराइल के तैयारे जो थे वो उड़े और उन्होंने इराक के ऊपर एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो था उसको जाके तबाह कर दिया। फिर उसके बाद इजराइल के तैयारों ने एक दफ़ा सीरिया के ऊपर एक ऐसी हरकत की थी, और इसराइल और सीरिया की कोई जंग भी नहीं थी, लेकिन इजराइल के तैयारों ने जाके तो सीरिया के एक प्लांट के ऊपर जो है वो जाके हमला कर दिया। और अगर आप ये समझते हैं कि ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये हमला उन्होंने 6 सितंबर 2007 को किया था सीरिया के ऊपर। इस ऑपरेशन को उन्होंने नाम दिया था आउटसाइड द बॉक्स, और सीरिया का एक न्यूक्लियर प्लांट था उसके ऊपर इसराइल ने जो है वो अटैक किया था 2007 के अंदर। 1981 के अंदर इराक के ऊपर इसराइल ने ऐसा ही एक हमला किया था। इराक के एक न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर इसराइल ने जो है वो हमला करके उसको तबाह किया था। पाकिस्तान के ऊपर इजरायली अटैक की हम बातें सुनते आ रहे हैं। पाकिस्तान तो इजराइल से बहुत दूर है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इंडिया इस वक्त उसका बेहतरीन दोस्त बना हुआ है, और हम ये सुनते आए हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास ये रिपोर्ट्स हैं और उनके पास एविडेंस थे कि इजराइल जो है वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर जो है वो हमला करना चाहता था। जब इंडिया ने 98 के अंदर धमाके किए थे और उसके जवाब में पाकिस्तान ने धमाके किए थे, तो उस वक्त भी ये बात जो थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठी थी कि इजराइल जो है वो पाकिस्तान को धमाके नहीं करने देगा, और इन धमाकों से पहले वो पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की मदद से हमला कर देगा। और सिंपल सी बात है, इन बातों को क्यों ना सीरियस लिया जाए। इजराइल ने इराक के ऊपर हमला किया जबकि उसके साथ कोई जंग नहीं थी। इजराइल ने सीरिया के ऊपर हमला किया 2007 के अंदर, जबकि उस वक्त उसकी सीरिया के साथ कोई जंग नहीं थी। तो हम ये कैसे मान लें कि इजराइल कभी पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करने का सोचेगा, जबकि उसका इस वक्त बेहतरीन दोस्त जो है वो इंडिया, वो हमारे साथ बैठा हुआ और हमारा कितना बड़ा मुखालिफ है वो। तो इजराइल को तो एक स्टूज मिला हुआ इंडिया की सूरत में, और इंडिया जो है वो पाकिस्तान को कभी भी नहीं बर्दाश्त करता। पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर वो हमला कर सकता है। तो इस ब्लू फ्लैग 21 एक्सरसाइज के अंदर इजराइल और उसके एलाइज ने जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स के खिलाफ ट्रेनिंग की है। और इस एक्सरसाइज के अंदर जिन सरफेस टू एयर मिसाइल्स के खिलाफ उन्होंने ट्रेनिंग की है उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। उनके अंदर रशियन मेड S-75 यानी कि SA-2, ये पाकिस्तान के पास भी थे, S-125 SA-3, 2K-12 कब SA-6 इसको बोलते हैं, 9K-33 ओसा SA-8 इसको बोलते हैं, और पेंटासिस सरफेस टू एयर मिसाइल के खिलाफ इन तमाम मुल्कों ने जो है वो एक्सरसाइजेस की हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तमाम जो सिस्टम्स हैं ये तो रशियन है, ये इजराइल के पास किस तरह से आ गए कि इजराइल जो है इन एक्सरसाइजेस के अंदर इन सिस्टम्स के खिलाफ जो है वो अपने पायलट्स को ट्रेन करे। वेल, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि ये जो S-75, S-125, 2K-12 और 9K-33 हैं, ये तमाम के तमाम इंडिया भी यूज करता आया। S-75 को तो इंडिया ने जो है वो रिटायर कर दिया हुआ है। S-125 आज भी इंडिया के अंदर ऑपरेशनल है। ये जो SA-6 और SA-8 है ये आज भी इंडिया के अंदर ऑपरेशनल है। और इजराइल इंडिया को क्यों इनवाइट नहीं करेगा? इंडिया इस तमाम रशियन टेक्नोलॉजी की जो इंफॉर्मेशन है वो इस एक्सरसाइज के अंदर लेके आया हुआ है, और वो इजराइल के साथ शेयर करेगा, अमेरिका के साथ शेयर करेगा, इन तमाम ममालिक के साथ शेयर करेगा। लेकिन एक दूसरी चीज भी है, इजराइल कभी भी इंडिया की इंफॉर्मेशन के ऊपर पूरी तरह रिलाय नहीं करेगा। एक बात याद रख लेना आप, इजराइल कभी किसी का सका नहीं है। ये वो मुल्क है, शायद आपको पता हो, इजराइल ने एक दफा अमेरिकन शिप के ऊपर भी हमला कर दिया था। कभी इसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगा। इजराइली कभी किसी के ऊपर रिलाय नहीं करते, वो किसी का भरोसा नहीं करते। वो एक ऐसी कौम है, क्या लोग हैं फिर कभी आपको बताऊंगा। इजराइल ने बेसिकली एक सिस्टम बनाया है, स्कॉर्पियस टी ट्रेनिंग सिस्टम उसको वो कहते हैं। जिस तरह से रेडार्स होते हैं, बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल का जो रेडार होता है वो मेन चीज होता है। तो ये जो स्कॉर्पियस टी ट्रेनिंग सिस्टम है ये दुश्मन के रेडार्स को जो है वो सिमुलेट करता है, यानी कि ये जो SA-8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है SA-6 के रेडार को वो रेप्लिकेट कर लेगा। तो इस तरह से इन तमाम ममालिक की जो कंट्रीज की जो एयर फोर्सेज थी उन्होंने इन तमाम रशियन सरफेस टू एयर मिसाइल्स के खिलाफ जो है अपने पायलट्स को ट्रेन करवाया। डेफिनेटली इंडिया की इनपुट बहुत ज्यादा शामिल होगी क्योंकि इंडिया ये सारे सिस्टम्स यूज करता आया है। अब इसमें एक और चीज आप देखें, इंडिया ने इस एक्सरसाइज के अंदर अपना मिराज 2000 भेजा, उसने अपना SU-30 नहीं भेजा इसके अंदर। इसकी क्या रीजन हो सकती है? डेफिनेटली इसकी एक ही रीजन है, और वो रीजन ये है कि इंडिया इस एक्सरसाइज के अंदर कोई भी रशियन सिस्टम नहीं लेके जाना चाहता था। हो सकता है इंडिया को इंस्ट्रक्शंस हो इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, क्योंकि जो रशियन फाइटर जेट्स हैं उनके अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगे हुए हैं वो नेटो की कंट्रीज के कम्युनिकेशन सिस्टम्स के कंपैटिबल नहीं है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जितनी भी कंट्रीज ने
हिस्सा लिया है वो या तो नेटो की कंट्रीज हैं या इजराइल की एयरफोर्स है, जो कि खुद अमेरिकन सिस्टम्स यूज़ करती है ज़्यादातर। और ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये अपना अमेरिका का बनाया हुआ लिंक 16 सिस्टम जो है उसको इस्तेमाल करती हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन और डाटा एक्सचेंज वाले सिस्टम है इन जहाज़ों के अंदर, रशियंस जहाज़ों के अंदर वो सिस्टम्स नहीं लगे हुए। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस वजह से इंडिया ने अपने मिराज 2000 जहाज़ जो है इस एक्सरसाइज के अंदर भेजे हैं ताकि वो दूसरे ममालिक के जहाज़ों के साथ जो है वो कंपेटेबल रहें, और इंडियन जहाज़ जो है वो इजरायली, अमेरिकन और जर्मन जहाज़ों के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकें। क्योंकि Su-30 जहाज़ जो है वो F-15 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, सिस्टम्स अलग-अलग हैं। Su-30 जहाज़ जो है वो यूरोफाइटर के साथ अपना डाटा एक्सचेंज नहीं कर सकता क्योंकि दोनों के सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं है। इस वजह से इंडिया ने जो है अपना मिराज 2000 जहाज़ भेजा है। रफाल क्यों नहीं भेजा है? रफाल ना भेजने की एक मेन रीज़न ये है कि रफाल आगे थोड़े हैं उनके पास, और वो उनको अभी अपने मुल्क के अंदर ही रखना चाहते हैं, अपने पायलट्स को ट्रेन करना चाहते हैं। मिराज 2000 जो है वो इंडियन एयरफोर्स के पास बहुत देर से है, और उसके अलावा मिराज 2000 के ऊपर जो वेपनरी है वो भी इंडिया इजराइल की यूज़ करता है। स्पाइक बॉम्ब्स जो है वो इजराइल के बने हुए हैं। ये जो इंडिया ने पंगा लिया था ना बालाकोट वाला, इसके ऊपर जो उन्होंने स्पाइक बॉम्ब्स फेंके थे वो इजराइल के बने हुए थे। तो ये जो एक्सरसाइज इजराइल ने कंडक्ट किया, इसमें उसने अपने तमाम जो दोस्त हैं उनको बुलाया और उनके साथ मिलकर जो है उसने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है। ग्रीस को इसलिए बुलाया ताकि तुर्की को जो है वो कुछ मैसेजिंग कर सकें। इंडिया को बुलाने का मकसद ये था कि इंडिया के पास ये जो सोवियत यूनियन के जितने भी सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं इनकी जो है वो टेक्नोलॉजी है, इंडिया उसको शेयर करेगा। अब इजराइल ये कर क्यों रहा है? जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट के अंदर कहा कि इजराइल ने किस मुल्क के ऊपर जाके हमला करना है। वेल, मेरा जाती ज़हन जो है वो ये जा रहा है कि इजराइल इस दफ़ा जो है वो ईरान के ऊपर हमला करेगा या नहीं करेगा ये एक दूर की बात है, लेकिन वो अपनी एयरफोर्स को ट्रेन जरूर कर रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, करेगा या नहीं ये तो एक और बात है, लेकिन वो अपनी एयरफोर्स को इस बात के लिए जरूर तैयार कर रहा है कि उन्होंने ईरान की जो है ऊपर जाके हमला करना है। कैसे करेगा? हो सकता है आपको एक अलग से वीडियो बना के दूं। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस इस ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज के ऊपर, जिसके अंदर इजराइल ने बहुत सी कंट्रीज को जो है वो इनवाइट किया, इंडिया को भी इनवाइट किया। और एक मैं आपको पाकिस्तानियों बात बता दूं, इजराइल के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, एतबार इंडिया के ऊपर भी नहीं किया जा सकता। दो रीजंस देता हूं। एक, 81 के अंदर उन्होंने इराक के ऊपर जाके हमला किया, उनकी न्यूक्लियर साइट्स जो थी उनको तबाह किया, जबकि इराक के साथ उसकी कोई जंग नहीं थी, सिर्फ थ्रेट थी। उसने इराक के ऊपर जाके तो हमला कर दिया। 2003 के अंदर उसने सीरिया के अंदर जाके हमला किया। 2007 के अंदर इजराइल ने सीरिया के अंदर जाके जो है उसकी न्यूक्लियर साइट को उड़ा दिया। तो क्या वो आपकी न्यूक्लियर साइट को नहीं देख रहा? क्या वो कहूटा को नहीं देख रहा? क्या वो पाकिस्तान की दूसरी न्यूक्लियर साइट्स को नहीं देख रहा? जबकि उसके पास एक बहुत बड़ा दोस्त उसका इंडिया की सूरत में इधर बैठा हुआ है, वो 100% देख रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर राय दीजिएगा। आप ज्यादातर देखें मेरे कमेंट सेक्शंस के अंदर इंडियंस ने जो है वो कमेंट किया होता है, पाकिस्तानी बहुत कम कमेंट करते हैं। पाकिस्तानी आई थिंक कि वो इतना ज्यादा सीरियस लेते ही नहीं इनको, लेकिन कमेंट जरूर किया करें, उनके कमेंट्स पढ़ा करें और जवाब भी जरूर दिया करें, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से नहीं, वो गाली गलौच नहीं करनी, लेकिन ये है कि उनकी इलॉजिकल बातों का लॉजिकल जवाब जरूर दिया करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।